हेलो प्यारे दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप सभी को जय बाबारी। तो चलिए दोस्तों, हम उस मॉडल पेपर को हल करते हैं। क्या कह रहा है मॉडल पेपर? ये कक्षा 10 का मॉडल पेपर है। चलो, पहला जो सवाल कह रहा है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो है N2+O2 दोनों मिलने के बाद 2NO मतलब नाइट्रो ऑक्साइड बनती है। दूसरा कहता है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। उस यौगिक जल में विलय है। ये तत्व कौन हो सकता है? तो वो होगा ऑक्सीजन होगा है जो कार्बन के साथ में क्रिया करेगा यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगला जो सवाल कह रहा है अपने पास में वो ये है, कार्बन परमाणु में पाए जाने वाली मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो कार्बन में सतु संयोजक होता है, श्रृंखलन का गुण होता है, मतलब इसके अंदर अ और ब दोनों राइट हैं। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनता है, ऊष्मा मुक्त होती है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है वो उदासीनीकरण है। कैसी है? उदासीनीकरण है, मतलब अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाती उदासीनी अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। अगला कह रहे हैं कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते? अपच, इसके लिए एंटीसीड औषधि का काम में लेते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन होता है वो होता है C की घात N और S की घात 2N। ये राइट होगा। यानी एल्केन, एल्किन और एल्काइन ये तीन सूत्र होते हैं। तो एल्किन का मतलब होता है CnH2n। इस प्रकार का राइट माना जाएगा। अगला कह रहा है प्रोटेस्ट ग्रंथि किससे संबंधित है? प्रोटेस्ट ग्रंथि है वो नर से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि शरीर में नियंत्रण व समन्वय किसके द्वारा होता है? तो वो तंत्रिका तंत्र से भी होता है, अंतस्त्रावी ग्रंथियां से भी होता है, मतलब ये दोनों से होता है। यानी शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय है वो तंत्रिका तंत्र और अंतस्त्रावी ग्रंथि दोनों से ही होगा। फिर अगला सवाल अपने पास में कह रहा है कि थायरोक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? थायरोक्सिन यानी थायरोक्सिन ये है, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये गलगंड रोग भी जिसको कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। इसे थायरोक्सिन ये थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में ये पाया जाता है। इससे होने वाले रोग हैं आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, गोइटर रोग भी कहते हैं। अगला सवाल अपने पास में ये कह रहा है वो ये है कि बीजाणु समाज संघ का जनन होता है। बीजाणु समाज संघ का जो जनन हो रहा है वो होता है, वो किस में होता है? वो राइजोपस में होता है। किसी जीव के एक विपर्यायी लक्षण के दोनों जीन एक साथ होने पर उसे क्या कहते हैं? उसे एक लिंगी कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। एक प्रकाश का किरण दर्पण पर अगर 30 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण भी 30 होता है। क्यों? कि जब इसके अंदर कोण बनते हैं ना वो इस प्रकार I और R दोनों समान होते हैं, मतलब आपतित कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रिज्म के अवयवी वर्णों के स्पेक्ट्रम हेतु परिवर्णन कौन सा शब्द है? मतलब इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7। उसको जो क्रम से अगर देखते विग भी और कहते हैं VIGBYOR, इन विग बे और इन्हें कुल मिला के ब राइट आंसर माना जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी विद्युत धारा के सतत व बंद परिपथ को क्या कहते हैं? तो बंद होना
और सतत चलते रहने को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है उसे ओम मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम मीटर कहते हैं। अगला जो सवाल अपने पास में वो है ये है कि किसी उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित की जाती है, वो उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होंगे? इसके सिरे की ओर जाने से इसका मान है वो घटाते हैं। इस प्रकार हमने ये 18 जो आपके हैं वो अवसदत देखे। अब अगले जो सवाल आ रहे हैं वो हमारे आगे रिक्त स्थान वाले सवाल आ रहे हैं। चलो पहला सवाल हमें क्या कहता है हम देख लेते हैं। पहला सवाल ये कहता है कि लोहे की वस्तुओं पर जंग उनकी खुली जगह पर ऑक्सीजन एवं नमी के कारण लगता है। तो पहला आएगा वो आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और नमी के कारण उस लोहे पर क्या लगता है? जंग लगता है। दूसरा कह रहा है आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों में मजबूत क्या होते हैं? तो मजबूत होते हैं अंतर आणविक आकर्षक बल। अंतर आणविक नाम लिख देते हैं। अंतर आणविक आकर्षक बल होता है, इसके कारण उसके अंदर गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। अगला सवाल अपने को भी कह रहा है कि पादपों में साइकोटाइनिन हार्मोन किससे प्रेरित करता था? जो कोशिका विभाजन काम करता है। क्या करता है? ये आएगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन काम में लेता है। चौथी कह रहे कि खलजिज्ञा कारक में अजीवित अंश सम्मिलित होते हैं तो वो होते हैं अजैविक। क्या होते हैं? अजैविक में सबसे छोटे आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये सबसे छोटा आवेश माना गया है। अगला करें विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। बनाई गई धारा को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। तो ये थे अपने पास में रिक्त स्थान वाले सवाल। अगले सवाल हम देखते हैं जो अपने पास में बड़े बड़े सवाल आएंगे। क्या आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला है संयोजन किसे कहते हैं? संयोजन किसे कहते हैं? तो संयोजन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ, यानी लिखेंगे दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला जो सवाल अपने पास में कह रहा वो ये कह रहा है कि मूर्ति व सजावटी सामान बनाने में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो मूर्ति और सजावट बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या कहते हैं? POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में लेते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा CeHO4 1/2 H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। इसका जो नाम है वो कहते हैं कैल्शियम। इसका जो नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट इसका नाम है। अगला सवाल क्या कह रहा है अपने पास में
कि अहिंसक के संवर्धन से आप क्या जानते हैं। अहिंसक के संवर्धन से आप क्या जानते हैं। तो खनिजों के अवांछित, यानी खनिज जो होते हैं ना, खनिजों के अवांछित खनिजों के अवांछित अशुद्धियाँ होती हैं। खनिजों के अवांछित अशुद्धियों को दूर करना ही अहिंसक संवर्धन कहलाता है। अगला सवाल हमारे पास में आ रहा है कि रुधिर प्लाज्मा किसका वहन करता है। तो रुधिर प्लाज्मा होता है वो भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनी का वहन करता है। नाइट्रोजनी का वहन करता है। फिर अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि दिवस निरपेक्ष पौधे क्या होते हैं। मतलब ऐसे पौधे लिखेंगे हम, ऐसे पौधे जो ऐसे पौधे जिनके पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ऐसे पौधे जिनके पुष्प पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे निरपेक्ष पौधे कहते हैं। अगला कहते हैं यौवनारंभ किसे कहते हैं। यौवनारंभ मतलब वह आयु जिससे लड़के या फिर लड़कियां के द्वितीयक लक्षण जो होते हैं प्रारंभ होते हैं, उसे यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ यानी जिसको टीन एज भी कहते हैं, मतलब 13 से लगाकर 19 तक इनकी आयु होती है। इसे तूफान की अवस्था भी कहते हैं। चलो अगला सवाल हम देखते हैं, अप्रभाविता क्या है। मतलब प्रथम पीढ़ी होती है ना, प्रथम पीढ़ी के लक्षण जब छिप जाते हैं तो उसे अप्रभाविता का नियम कहते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। मतलब एक डायोप्टर लेंस की क्षमता के बराबर होती है, जिसकी फोकस दूरी भी 1 मीटर होगी। यानी जिसकी एक डायोप्टर का मतलब होता है जिसकी जो लेंस होती है उसकी फोकस दूरी भी 1 मीटर होगी, उसे हम एक डायोप्टर के रूप में नाप सकते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि आँख का लेंस क्या कार्य करता है। तो आँख के अंदर जो लेंस होते हैं वो अपवर्तित जो किरणें होती हैं, अपवर्तित किरणों को रेटिना पर पढ़ने से पहले फोकस दूरी निर्धारित करता है। उसे क्या कहते हैं, आँख का लेंस का ये काम है। अगला सवाल ये कह रहा है
किसी तार का प्रतिरोध R व प्रतिरोधकता P है। यदि इसे मूल लंबाई से 3 गुना बढ़ा खींचकर बढ़ा के दिया जाए तो नई प्रतिरोधकता में क्या फर्क पड़ेगा? तो नई प्रतिरोधकता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये प्रतिरोधकता है वो यथावत रहेगी। प्रतिरोधकता यथावत रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तार होते हैं, तार की मोटाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए 2 उपकरण बताइए। तो पहला हम मान सकते हैं जो फ्यूज कह सकते हैं, फ्यूज, और दूसरा हम उसको मानते हैं MCV। इसको भी हम इसके 2 उपकरणों में मान सकते हैं। अगला सवाल अपने पास में जो खंड ब आ रहा है वो ये कह रहा है, देखिए सवाल थोड़ा अलग है और बड़ा भी है। बड़ा ये है, देखिए हम शॉर्ट कर देते हैं। ये पहला सवाल ये कह रहा है कि नीचे दिए कि प्रत्येक प्रकरण में होने वाली अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए और उनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला ये कह रहा है आपको समीकरण लिखना है, वो ये लिखना है कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक यानी Zn, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का है। जब उन दोनों से हम क्रिया करवाते हैं तो अपने पास में बनेगा जिंक नाइट्रेट यानी NO3 कोष्टक 2 प्लस Ag बनेगा। क्या बनेगा? Ag। मतलब ये है जिंक और ये है सिल्वर नाइट्रेट। जब इन दोनों से अभिक्रिया करवाते ये बना जिंक नाइट्रेट बना और ये बना सिल्वर। क्या बना? सिल्वर बना। जब समीकरण पक्ष समान करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे और इधर भी क्या आ जाएंगे? 2। तो ये अपने पास में जो क्रिया बनी है उसको विस्थापन क्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विस्थापन क्रिया भी कह सकते हैं। ये है पहले पॉइंट का उत्तर। दूसरे का क्या है देखिए, दूसरा ये कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मतलब पोटेशियम आयोडाइड यानी K और L। पोटेशियम आयोडाइड यानी KL। जब इसकी हम क्रिया किससे करवाना है? ये कहता है लेड नाइट्रेट से कराओ। लेड यानी Pb, नाइट्रेट यानी NO3 कोष्टक 2। जब इससे क्रिया करवाते हैं तो ये बनेगा KNO3 प्लस में बनेगा PbI। मतलब ये है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड। ये है लेड नाइट्रेट है। ये क्या है? लेड नाइट्रेट। जब क्रिया करवाते तो ये बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, ये आई है। क्या है? लेड आयोडाइड। इस प्रकार से एक समीकरण आपके बनेगा। चलो अगला सवाल में क्या कहता है हम देख लेते हैं। अगला सवाल अपने को कहता है ये, अगला सवाल कह रहा है नंबर 5, केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है। क्या लिखना है? बुझे हुए सोने के साथ क्लोरीन की क्रिया करना है। बुझा हुआ सोना, बुझा हुआ सोना का सूत्र होता है, मैं लिखता हूँ Ca कोष्टक OH2। ये बुझा हुआ सोना है। क्या है? बुझा हुआ सोना। जब इसके साथ में हम क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं Cl2 की, तो ये अपने पास में बनेगा CeOCl2। मतलब ये जो बना अपने पास में वीरजंग सूरण आया है, प्लस में बनेगा H2O। ये इसका एक रासायनिक समीकरण बनेगा। यानी बुझा हुआ सोना जब क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो CaOCl2, ये से वीरजंग का सूरण कहते हैं। दूसरा नाम इसका ब्लीचिंग पाउडर है और ये H2O बनेगा। दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट कि वीरजंग सूरण कि तनु हाइड्रोक्लोरिक से क्रियाकरण। अभी आपके पास वीरजंग सूरण आया था CeOCl2। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक से यानी HCl से आपको क्रिया करवाएंगे तो ये अपने पास में बनेगा, वो बनेगा CeO
Cl2 प्लस H2O बनेगा जल, प्लस में कौन बनेगा, क्लोरीन बनेगा। ये इस प्रकार का समीकरण बनेगा। तो वीरजंग उसके साथ में हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करवाई, तो ये बना CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, जल और क्लोरीन बनता है। इस प्रकार एक समीकरण बनेगा। अगला सवाल कह रहा है मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसके उपयोग भी आपको लिखने हैं। मिश्र धातु मतलब किसी धातु का अन्य धातु के साथ मिलकर बनाया गया समांगी मिश्रण क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है। किसी धातु का अन्य धातु के साथ मिलकर बनाया गया समांगी मिश्रण धातु कहलाती है। जैसे मान लो पीतल है, कंचा है, सोल्डर है, ये हैं कुछ मुख्य धातुओं के नाम। इसके उपयोग देखा जाए तो संसारण रोकने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, संसारण रोकने के लिए। संसारण मतलब किसी भी वस्तु पर जंग लगने से बचाने के लिए उसका संसारण किया जाता है। हमारे आजकल घरों में भी बहुत सारी मिश्र धातुओं काम में लेते हैं। इसके जो कुछ उदाहरण हैं। अगला सवाल अपने पास में आ रहा, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम लिखे एंजाइम कार्बनिक जैव हैं। कैसे हैं, एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं। पहला का जो रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाती हैं। पहला काम तो इनका ये है। फिर हमारे शरीर में बहुत सारे, जैसे अपने पेट के अंदर देखा जाए तो HCl एक एंजाइम होता है। पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदर के अंदर पाया जाता है। ये लाइपेन नामक एंजाइम वसा को वशी में बदलता है। वसा को किस में बदलता है, ये वसा को वशीय अम्ल में बदलने का काम करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में ग्लिसरॉल होता है। पाचक जो एंजाइम होते हैं वो हमारे पाचन को मजबूत करते हैं। ये इसके मुख्य उदाहरण माने गए हैं। अगला देखिए नंबर 8 वाला, ये कहता है कि कान को संतुलन अंग क्यों कहते हैं। कान को संतुलन अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कान की जो कर्ण होता है, कर्ण की जो बनावट होती है वो अर्धचंद्राकार जैसी होती है। ये हमारे शरीर को क्या करता है, ये मतलब संतुलन करने का काम भी करता है। इसके साथ में क्या होता है, कान के साथ में इसमें मैकुला होता है। मैकुला है, अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रण करती हैं। अगला सवाल अपने पास में क्या आ रहा है, देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 ये आ रहा है कि DNA की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो ये जो सवाल आ रहा है कि ये जनन के लिए एक मूल घटना है। DNA बनाने जनन के लिए क्या है, मूल घटना है। जनक कोशिकाओं की 2 कोशिकाओं को ये बनाता है। जनक को हो सकता है इसके लिए अलग से कोशिका संरचना बनाई जाती है। एक प्रतिकृति नई संरचना में एक मूल कोशिका में रहती है। इस प्रकार से ये अपने आप में मुख्य मानी गई है। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 10 में कहता है कि
एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है। क्या करता है? विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है कि ये सूचना पर्याप्त है। यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है ना, रुधिर वर्ग का जो निर्धारण होगा, निर्धारण रुधिर में उपस्थित होते हैं। रुधिर में उपस्थित प्रतिजन मतलब एंटीजन और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी, ये दो जो तो हमारे अंदर शरीर में होते हैं, इससे हम शरीर के अंदर निर्धारण करते हैं। फिर क्या होते हैं? ऊ हैं, वो एक सर्वदाता है। ओ में क्या होता है कि ओ के अंदर प्रतिजन नहीं होता है, जबकि ओ के अंदर प्रतिरक्षी होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षी पाया जाता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें ओ होगा या फिर बी, ये होने वाली संतान स्त्री होगी। फिर अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, सवाल नंबर 11 ही कह रहा है। 11 नंबर ये है, ऐसी दो स्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें एक बिंब को रखने पर एक अवतल और दूसरा, ये भी आप अच्छी तरह देख सकते हो। फिर 12वां सवाल हमें ये कहता है कि सिनेमा के रील में सभी लोग स्वाभाविक रूप से हिलते डुलते नजर आते हैं, जबकि वास्तव में इस तरह रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य की जो आँख होती है, क्या होती है? मनुष्य की जो आँख होती है, मनुष्य की आँख का एक विशेष गुण होता है। क्या होता है? विशेष गुण होता है। मनुष्य की आँख का एक विशेष गुण होता है कि रेटिना पर बने बिंब की संवेदना एक सेकंड में 16वें भाग में, कितनी? 1 सेकंड में 16वें भाग तक बनी रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर वो 16 तस्वीरें खींचती है। तस्वीरें अपने आँख से खींचती है और अपने आँख से आगे से गुजरती है। जबकि जो थिएटर होते हैं सिनेमा वाले, उसमें क्या होता है? 1 सेकंड के अंदर लगभग 24 तस्वीरें खींचती है। कितनी खींचती है? 24 तस्वीरें खींचती है। इस कारण से सिनेमा घरों में जो लोग होते हैं वो वास्तविक रूप से हिलते डुलते नजर आते हैं। अगला सवाल नंबर 13वां हमें ये कराएं। 14वां क्या कहता है? देखिए, हम अच्छी तरह पढ़ लेते। 14 नंबर, लवण जल ब्रायन के विद्युत अपघटन के समय एनोड पर कोई गैस जी मुक्त होती है। जब इस गैस जी को बुझी हुई सोने से प्रवाहित करवाते हैं तो कोई यौगिक सी बनता है। इसका उपयोग पीने के जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जी और सी के सूत्र लिखिए। यहाँ पे जी का मतलब होता है, जी का मतलब यहाँ पे होता है क्लोरीन गैस होता है। क्या होता है? क्लोरीन। और सी का मतलब ये हुआ, इसमें CaCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर, वीरजंग का सुरड़ बनेगा। फिर अगला कह रहा है, सी है ना, ये वीरजंग सुरण बना। इसका जो हम रासायनिक सूत्र अगर देखा जाए, रासायनिक, तो इसे कहते हैं कैल्शियम। क्या कहते हैं? ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इस प्रकार का ये सवाल है। 15वां है, नामांकित चित्र है। अच्छी तरह आप 15वां सवाल है, मानव में नर तंत्र का अंग है, या आप अच्छी तरह किताब में से देख सकते हैं। ये आपको चित्रों द्वारा समझाना है। फिर जो 16वां में कह रहा है वो ये कह रहा है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। इस क्षति को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? तो ओजोन के बारे में हम सबसे पहले बताते हैं कि ओजोन होता है ना,
ओजोन का जो सूत्र होता है वो 3 होता है। इसके अंदर जो किरणें निकलती है वो पराबैंगनी किरणें निकलती है। कैसी निकलती हैं? पराबैंगनी किरणें, मतलब अल्ट्रा वायरस किरणें निकलती हैं। इससे जो होने वाला रोग है वो शर्म रोग है। शर्म रोग होता है। कौन सा रोग होता है? शर्म रोग, यानी त्वचा संबंधी अपने को रोग होगा। इसमें सरकार ने हमारे क्या क्या सबसे पहले CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी CFC का पूरा नाम आपको याद रखना है। फिर भारत सरकार ने क्या किया? विश्व संस्था बनाई UNEP, मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक चलाया सन 1987 के अंदर, UNEP। इसने क्या कहा कि 1987 में जो बना था, 1987 में जो ये कार्यक्रम बना था UNEP, इसने एक लक्ष्य रखा कि 1998 तक ओजोन परत में 50% तक हम सुधार करेंगे। इसके मित्र सरकार ने क्या किया? 1987 में एक और समझौता सरकार ने किया, वो था मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता ये भी सरकार ने 1987 में लागू किया था। ये इसके हैं जो हम लोग ओजोन परत से बचने का कारण है। फिर ये अगला सवाल ये कह रहा है हमें, सवाल नंबर अगला हमें कहता है कि विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली 2 गैसों के नाम बताइए। विद्युत बल्बों के अंदर तो सबसे पहले विद्युत जो बल्ब होते हैं, विद्युत जो बल्ब हैं इसमें आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? आर्गन गैस भरी जाती है। फिर बल्ब होते हैं, बल्ब के अंदर जो बल्ब का जो तंतु होता है, तंतु बल्ब का, वो टंगस्टन धातु का बनता है। किसका बनता है? टंगस्टन धातु। टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो हाई होता है। कितना होता है? ये होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना गया है। फिर अगला सवाल हमें ये कह रहा है नंबर 18। सवाल नंबर 18 में ये कहता है कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। साइक्लोपेंटेन का सूत्र और संरचना लिखिए। तो इसके लिए हम सूत्र साइक्लोपेंटेन सूत्र यानी 1 नंबर वाले का हम बताते हैं। तो इस प्रकार का साइक्लोपेंटेन का वो आएगा C5H10। इस साइक्लोपेंटेन का सूत्र है। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात करें तो ये आएगा C, इधर Cl क्लोरीन, इधर H आ जाएगा, इधर भी H आएगा, इधर भी H आएगा। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम बना सकते हैं। फिर अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, सवाल नंबर 19 जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि मनुष्य के फेफड़ों का नामांकित चित्र बनाइए। और ये इस प्रकार के 2 आपको चित्रों से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। 20वां सवाल है आपको लेंसों से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ये मॉडल पेपर हैं, आप अच्छी तरह पढ़ना। हमने आज ज़्यादातर सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, अब उनको अच्छी तरह पढ़ के जाना, आपको ये मदद करेंगे। तो दोस्तों शिवम कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों कि क्लास कैसी चल रही हैं। आप सभी को जय बाबारी, जय हिंद, जय भारत।